का फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। पहले मेरा चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, याद रखना। यदि अपन ऑर्गेनिज्म को हटा दें, सिर्फ रिप्रोडक्शन की देखें, तो सिर्फ रिप्रोडक्शन से नीट में आते हैं 10 से 12 क्वेश्चन। रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन इन एनिमल, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सिर्फ रिप्रोडक्शन से नीट में 10 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं। तो अंदाज़ा लगा लो कि रिप्रोडक्शन मतलब कितना इंपॉर्टेंट है। यदि अपन सिर्फ रिप्रोडक्शन की बात करें कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, मतलब रिप्रोडक्शन को हिंदी में हम बोलेंगे प्रजनन। क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में बोलेंगे, हिंदी मीडियम वाले भी समझना, हिंदी में हम बोलेंगे प्रजनन। राहुल बताना प्रजनन की डेफिनेशन क्या होगी? रिप्रोडक्शन मतलब क्या होगा? न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, समझना। रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन होगा कि अभी इसमें पेरेंट्स का रोल नहीं आ रहा है। रिप्रोडक्शन मतलब कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे, चाहे वो सिंगल सेल हो, चाहे यूनिसेल हो, चाहे यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टीसेलुलर हो। क्लियर? और यदि हम यहाँ पे बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब जहाँ से ऑर्गेनिज्म शुरू हुआ था, मतलब कि सेलुलर से, मतलब सेलुलर से ही रिप्रोडक्शन शुरू हो गया था। मतलब कि अपन यहाँ पे और अच्छा बोल सकते हैं यूनिसेलुलर से। ठीक है? एसेलुलर क्यों नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि एसेलुलर में जो अपना मोनेरा था, मतलब कि जो बैक्टीरिया थे, उनमें रिप्रोडक्शन लेस डेवलप था लेकिन उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। क्लियर? इस वजह से अपन क्या बोल रहे हैं, मतलब कि यूनिसेलुलर। और यूनिसेलुलर से ये जाएगा कहाँ तक? मल्टी सेलुलर तक। क्लियर हुआ? अब देखो, यदि अपन ने जैसे पता चला अभी कि रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन होता है प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, समझना। अभी मैं इसकी पूरी डेफिनेशन लिखवा दूंगा। प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग मतलब कि नई संतान उत्पन्न करना, नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, है ना। ऑफस्प्रिंग मतलब संतान, नई संतान उत्पन्न करना या न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। समझ में आया? न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना कहलाता है रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन आगे जैसे जैसे इवोल्यूशन होता जाएगा तो रिप्रोडक्शन डेवलप होता जाएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपलिसिटी। क्योंकि यहाँ पे फिर मेल वाले अलग होते जाएंगे, फीमेल वाले, याद है वो किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अभी चलो इसको मत करो, अभी इसको छोड़ो। पहले सिर्फ ये जानो कि अपना जो रिप्रोडक्शन होता है वो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, वो हमारा कहलाएगा रिप्रोडक्शन। अब हमारा क्वेश्चन है कि रिप्रोडक्शन की क्या ज़रूरत थी? ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों थी? कौन बताएगा? हाँ, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को गवर्नमेंट करने के लिए और कोई रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी? हाँ, क्वालिटी। तुम बताओ। क्या मतलब? यदि अपन बात करें रिप्रोडक्शन मतलब, समझना, सबका आंसर सही है, सबके सोचने का तरीका भी सही है, लेकिन इसको और अच्छे से क्लियरिफाई करना। रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फिक्स लाइफ स्पैन होता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फिक्स लाइफ स्पैन होता है, मतलब एक टाइम बाद हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी। और एक टाइम बाद जब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी, और यदि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी, मतलब एक टाइम बाद, और नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इस तरह में एक टाइम बाद अपनी पूरी दुनिया से सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म नष्ट हो जाएंगे। समझ गए? तो मैंने क्या बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, आंसर सबका सही है,
लेकिन जो अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि जितने भी जो एनसीईआरटी बोलता है, एनसीईआरटी ये बोलता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन फिक्स है। इतने दिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा, सबका फिक्स है। यदि सबका लाइफ स्पैन फिक्स है तो एक टाइम बाद इनकी डेथ हो जाएगी, और यदि डेथ हो जाएगी तो वो ख़त्म ही हो जाएगा एक टाइम बाद। इसलिए उनको मेंटेन करने के लिए क्या होता है, एक साइकिल होती है, एक एज फिक्स होता है जिसको हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। तो हमारा पहला क्वेश्चन ही है, व्हाट इज, अपन सिर्फ एनसीईआरटी वाली बात करेंगे, व्हाट इज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है, व्हाट इज लाइफ स्पैन। अलीना तुमको दिक्कत हो रही तो यहाँ आ सकती, इधर तान्ने के बगल में बैठ जाओ। चलो, अब पहला अपना क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन क्या है, मतलब जिस दिन ऑफस्प्रिंग का जन्म हुआ है उस दिन से लेके डेथ तक का टाइम क्या होता है, लाइफ स्पैन। क्लियर। तो लिखो, को इसमें पहले लिखो व्हाट इज लाइफ स्पैन, लिखो इसका आंसर, आंसर लिखिए, लाइफ स्पैन is the period between, lifespan is the period of time between नेचुरल डेथ। क्लियर। मतलब कि ऑफस्प्रिंग का जिस दिन से प्रोड्यूस हुआ है उस दिन से लेके, मतलब उसके बर्थ से लेके उसकी जो नेचुरल डेथ होती है वो अपना क्या कहलाता है, लाइफ स्पैन। क्लियर हुआ। अब सुनना, मैंने क्या बोला, बर्थ से नेचुरल डेथ, समझना, बर्थ से डेथ। यदि आप लोग इसको रिलेट करोगे ना तो एक टर्म और आप लोगों ने सुना होगा, एक टर्म यहाँ पे सुना होगा, एजिंग। अब व्हाट इज एजिंग, एजिंग क्या होता है, एजिंग क्या होता है, एजिंग, एजिंग मतलब कि धीरे धीरे बुढ़े होते जाना। क्या, कैसे डिफाइन करोगे, सुनो, अब यहाँ पे एक चीज़ इसको अच्छे से समझो, ध्यान से समझना। जैसे यदि अपन एजिंग की बात करेंगे, मतलब कि जो भी अपनी सेल होगी, जैसे मान लीजिए ये सेल है, यदि अपन एजिंग की बात करेंगे, हाँ, यदि अपन बात करेंगे तो ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है जो कि पूरे सेल का मेंटेनेंस कर रहा है। ठीक है। यदि आप चाहे रिप्रोडक्शन की बात करो या कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करो, यदि न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा मतलब कहीं ना कहीं सेल में डिवीज़न होगा, और सेल का यदि डिवीज़न होगा मतलब माइटोसिस, मियोसिस, एमाइटोसिस, बीएमआर, ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी। यदि ये सेल नॉर्मल है, नॉर्मल या हेल्दी सेल है, या इसको हम बोलते हैं एडल्ट सेल। सुनो, हमेशा जो डिवीज़न होता है ना तो एडल्ट सेल में होता है एक्सेप्टेड मेरिस्टेमेटिक सेल। क्यों? क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को फॉलो नहीं करती है। अब ये जो मैंने वर्ड बोला ना, थोड़ा सा इसको अपने पास थोड़ा सा बचा के रखो। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, मेरिस्टेमेटिक सेल, जिसको समझ में नहीं आया ना बिल्कुल टेंशन नहीं लो, ये मैं अभी बताऊंगा। मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल एक ऐसी सेल होती है जो बड़े होने का इंतजार नहीं करती, जैसे बनती है देन डिवीज़न हो जाती है, फटाफट डिवाइड होती रहती है। इसको सब लोगों ने देखा है, मेरिस्टेमेटिक सेल सब लोगों ने देखा है। टिप ऑफ प्लांट, जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट के जो टिप में थोड़ा सा निकला हुआ रहता है ना ग्रीन कलर का, हर एक प्लांट की जो सेल होती है वो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है। ये मतलब इसके डिवीज़न के लिए एडल्ट होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे बनी ना इसमें कंटिन्यू डिवीज़न होता रहता है। इसको हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर। अभी देखो, यदि ये एडल्ट सेल है, नॉर्मल सेल या एडल्ट सेल है, ये डिवीज़न होगी और दो सेल बनेगी। अभी ये दोनों सेल जो हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, मतलब कि
अभी अभी ये एकदम अभी अभी डिवाइड हुई हैं, तो इनमें अभी डिवीज़न नहीं होगा, ये कुछ टाइम लेंगी, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जो भी इनका टाइम ड्यूरेशन होगा। जब ये सेल बनने के बाद एडल्ट होंगी देन डिवाइड होकर 4 सेल बनेंगी, समझना। तो ऐसे ऐसे जब ये सेल एडल्ट होती है ना, डिवीज़न हो गई, एडल्ट होती है डिवीज़न हो गया, एडल्ट होती है डिवीज़न हो गया, मतलब कि अभी। और इसी प्रोसेस में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, तो आपका मेटाबॉलिक, सुनना, आपका मेटाबॉलिक धीरे धीरे कम होता जाएगा। आपका मेटाबॉलिक रेट बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर धीरे धीरे कम होता जाएगा। अपन सिर्फ एजिंग को बहुत डीप में समझ रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। जिस दिन बच्चा पैदा होता है ना, तो पैदा होते ही बच्चे का बीएमआर बहुत ज़्यादा होता है, बच्चे का हार्ट रेट ज़्यादा होता है। अपन नॉर्मली 72 होता है ना, बच्चे का 100 होता है, भले वो छोटा रहता है उसका हार्ट रेट ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे हार्ट रेट ज़्यादा है मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में ज़्यादा है, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा है मतलब कि बीएमआर ज़्यादा है। जैसे जैसे आगे एज बढ़ता जाता है ना, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होता जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो रहा है। अब जैसे एडल्ट तक आई, फिर ये डिवीज़न हुई, फिर एडल्ट तक आई, फिर ये डिवीज़न हुई, तो ये सेल तो हमको एडल्ट ही लगती हैं। इनका जो मॉर्फोलॉजी है, अपने को कैसी लग रही है, ये एडल्ट, लेकिन रियल में जो इनके अंदर प्रोसेस हो रही है, अंदर मतलब आप लोग बाद में समझना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, जो उनके अंदर प्रोसेस हो रही है, उनमें कंटिन्यू बीएमआर रेट कम होता जा रहा है। एक एज के बाद हर सेल की कैपेसिटी होती है, एक टाइम बाद इनका बीएमआर 0 हो जाएगा। जैसे बीएमआर 0 हुआ, बेसल मेटाबॉलिक रेट 0 हुआ, रेस्पिरेशन 0 हो जाएगा, और रेस्पिरेशन 0 हुआ मतलब कि एनर्जी जो थी वो 0, एनर्जी 0 है ना, मतलब कि यहाँ पे कंप्लीट एनर्जी लॉस हो गई। एनर्जी 0 मतलब कंप्लीट एनर्जी लॉस हो गई, ठीक है। और यदि कंप्लीट एनर्जी लॉस हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं नेचुरल डेथ। क्या बोलते हैं? जिस दिन से पैदा हुआ था उस दिन से लेके जैसे बीएमआर कम होता जा रहा है, उसको हम एजिंग बोलेंगे। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस जैसे बीएमआर कंटिन्यू कम होता जा रहा है ना, तो इसको एजिंग बोलेंगे। एजिंग एक कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, समझिएगा। एजिंग जो है एक कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उसको बोल दिए बर्थ, जिस दिन ये डेथ हुई उसको बोल दिए नेचुरल डेथ। जिस दिन डेथ हुआ वो डेथ हो गया, लेकिन बर्थ से लेकर डेथ के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है वो एजिंग है, ठीक है। और हर एनिमल्स का जो एजिंग है या कि जो नेचुरल डेथ का जो टाइम पीरियड है, जो लाइफ स्पैन है, अलग अलग होता है। हर एनिमल का मतलब जितने भी एनिमल्स हैं, सारे के सारे एनिमल का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग होता है। और जो इनका लाइफ स्पैन का टाइम पीरियड होता है, इनकी बॉडी के मास पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यदि किसी की बॉडी छोटी है तो वो कम जिंदा रहे, किसी की बॉडी बड़ी है वो ज़्यादा जिंदा रहे। ऐसे एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है कौवा, क्रो, और एक दिया हुआ है पैरट, तोता। कौवा कितने साल जिंदा रहता है? क्रो, कौवा रहता है 15 साल। कितने साल जिंदा रहता है? अब सुनो, कौवा के लगभग मतलब क्रो के लगभग बराबर, इसके बॉडी के लगभग बराबर कौन रहता है? पैरट, ठीक है। इसके लगभग बराबर ही रहता है, लेकिन ये कितने दिन जिंदा रहता है? 140। अब देखो, है ना, मतलब कि कौवा और तोता, इसको तोते को और क्या बोलते हैं? मैना रानी, हाँ मैना रानी भी बोलते हैं। मिट्ठू मिट्ठू मिट्ठू, समझ गए? तो ये कौवा और मिट्ठू, एक काला और लाल। चोंच की बात कर रहा हूँ, पूरा सुनो। चोंच लाल होती है, बोलता ना रुको तो। ये कितने साल जिंदा रहता है? 15, ये 140,
मतलब यहाँ से हमको एक चीज़ ये समझ में आ गई कि जो लाइफ स्पैन होता है वो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता। एनसीईआरटी में एक और एग्जांपल दिया हुआ है, मैंगो और पीपल। बोलो, मैंगो कितने साल जीता है? नाम तो सुना ही होगा। कितने साल जिंदा रहता है? हाँ, ये जिंदा रहता है 100 से 200, 100 से 200 साल मैंगो जिंदा रहता है। ये पीपल कितने साल जिंदा रहता है? हाँ, तुम हो गए 90 साल की। ये 100 से 200, ये रहता है 900 से 1500। ठीक है, जबकि दोनों का मतलब बॉडी का मतलब वॉल्यूम और साइज लगभग सेम होता है। तो देखो यहाँ से एक चीज़ निकल के आया अपने को। सिर्फ अभी एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ समझ में आया, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? इज द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ, ये होता है लाइफ स्पैन, कभी मत भूलना। और दूसरा पॉइंट ये समझ में आया कि जो लाइफ स्पैन का टाइम होता है वो उसकी बॉडी के साइज पे डिपेंड नहीं करता। सेम बॉडी साइज वाले ऑर्गेनिज्म जो हैं अलग अलग लाइफ स्पैन सर्वाइव कर सकते हैं। नोट कर दो दोनों एग्जाम्पल फटाफट। एग्जाम्पल लिख दो फटाफट। लिख दिया? ये एक और पॉइंट लिखो। जितने पॉइंट लिखवाऊँ सारे के सारे एरो बना बना लिखते जाओ। देखो इसमें एक पॉइंट बोल रहा है, नो इंडिविजुअल सेल इज़ इमोर्टल, मतलब कि कोई भी सेल, कोई भी पर्टिकुलर सेल ऐसी नहीं है जो अमर हो। सारी की सारी सेल की नेचुरल डेथ होना कंपलसरी है, एक्सेप्ट यूनिसेलुलर सेल। यूनिसेलुलर सेल जो होती है ये इमोर्टल नहीं है, क्योंकि इसकी बिकॉज नो नेचुरल डेथ। यूनिसेलुलर जो सेल होती हैं इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है, याद रखिएगा। ये मरते ही नहीं है, ये अमर हैं। अमरता, हाँ अमर, इसका ही मतलब है अमर। देखो एनसीईआरटी में इतना लिख के छोड़ दिया है। एनसीईआरटी में ऐसा बोला है कि नो इंडिविजुअल सेल इमोर्टल, इंडिविजुअल जो ए सेल होती है उसकी नेचुरल डेथ नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी बेवकूफ़ बना रहा तुम लोगों को। हेलो, कोई तो सुन लो। अभी मतलब इसमें बहुत बार कंफ्यूज हो गए। मैं क्या बोला कि यदि, फिर मत बोलना समझ में नहीं आया। यूनिसेलुलर जो सेल होती है, जो यूनिसेलुलर सेल होती है, ध्यान से समझिएगा हैं। यूनिसेलुलर सेल में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में नो नेचुरल डेथ। समझना, लिखा हुआ है नो नेचुरल डेथ, इसके बाद छोड़ दिया है। मतलब उस पैराग्राफ में, उस पेज में कुछ नहीं लिखा, इसका डिस्क्रिप्शन 11th क्लास में दिया हुआ है।
यूनिसेलुलर सेल जो होती है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, मतलब बैक्टीरिया से डेवलप फॉर्म, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं। क्या अमीबा नहीं मरता? मरता है। पैरामीशियम मरता है, बैक्टीरिया मरते हैं, लेकिन नेचुरल डेथ नहीं होता। ये तो लिखा है नॉन नेचुरल डेथ। अब समझना मेरी बात ध्यान से, नॉन नेचुरल डेथ क्यों? जैसे अमीबा है, समझिएगा, गंदे पानी में अमीबा है, जिनसे एंट अमीबा हिस्टोलोटिका जो होता है, ये अपने बॉडी में एक डिजीज़ भी करता है, याद है? स्टूल के साथ ब्लड आने लगता है, डिसेंट्री, है ना? एंट अमीबा हिस्टोलोटिका, अमीबा का वो भी मतलब एक स्पीसीज़ है, एंट अमीबा हिस्टोलोटिका। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यदि बरसात में कहीं पानी भरा हुआ है, उस पानी में अमीबा अपने आप डेवलप हो गया, क्योंकि गंदा पानी पीने से मान लो अपने को अंदर, अपनी बॉडी के अंदर चला जाता है, बॉडी के अंदर चला जाता है, तो मतलब अपना काम करके और डिजीज़ कर देगा। तो अब समझिएगा, जब पानी सूखा, जहाँ पानी भरा हुआ था, जहाँ पे अमीबा था, तो जब वो पानी सूखा तो क्या अमीबा की डेथ हो गई थी? क्यों नहीं हुई थी? मैं सुनना मेरी बात ध्यान से, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। कुछ जो लोग एनसीईआरटी पढ़े उनको याद है, जहाँ गंदा पानी भरा हुआ है वहाँ पे अमीबा था, जब तक पानी है अमीबा जिंदा है, लेकिन जैसे वहाँ का पानी सूखा तो क्या अमीबा की डेथ हुई? किस किस को पता है? बस हाथ ऊपर कर दें। सिर्फ 3 लोग, बोलो बेटा। तो पानी सूख गया ना, तो पानी जब सूख गया तो अमीबा जिंदा है कि मर गया? जिंदा रहेगा। फिर कैसे जिंदा रहेगा? पानी सूख गया, वो तो पानी में ही रहता है। तेज बोलो, क्यों? ऐसा क्यों कर सकता है पानी बिना सर्वाइव? और कोई? और हाथ का तुम, हाँ सर, जो अमीबा रहता है ना, तो वो 3 हार्ट कवरिंग होती है, जिसको सिस्ट बोलते हैं। समझना, जो अमीबा होता है, यदि हम यूनिसेलुलर की, अब देखो नेचुरल डेथ तो पॉसिबल नहीं है, नो नेचुरल डेथ, बट डेथ इज पॉसिबल। अब हम बात करेंगे नेचुरल डेथ क्यों पॉसिबल नहीं है, फिर बात करेंगे कि डेथ क्यों पॉसिबल है। हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं अमोइबा, यूनिसेलुलर का इससे अच्छा एग्जांपल है ही नहीं अपने पास, समझिएगा। अमोइबा अपन ने एग्जांपल ले लिया, अमीबा एग्जांपल ले लिया। अब कमर समझना, ठीक है? अपन ने अमीबा एग्जांपल ले लिया। अब अमीबा की नेचुरल डेथ पॉसिबल क्यों नहीं है ये समझो। यदि अपन अमीबा का डायग्राम बनाएं तो कुछ ऐसे बनेगा, ये यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस है ना। ये अभी अमीबा सरवाइव कर रहा है वाटर में। कहाँ सरवाइव कर रहा है? वाटर में। और यदि वाटर है मतलब कि अमीबा यहाँ सरवाइव कर रहा है। अभी मैं अमीबा का रिप्रोडक्शन की भी बात करूँगा कि एक अमीबा कैसे 2 अमीबा बनता है। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि नेचुरल डेथ वाली बात कर रहे हैं, क्लियर। अब देखना, अमीबा है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ का पानी सूखने वाला था, धीरे धीरे पानी जब सूख रहा था, तो अमीबा के पास तुम लोगों को यदि याद होगा एक मूवमेंट होता है, स्यूडोपोडिया बनते हैं, जो कि इसमें जो मूवमेंट का सेंसेशन होता है ना, कीमोटैक्टिक मूवमेंट होता है। मतलब जैसे मान लो कि अमीबा यहाँ है ना, यहाँ पे यदि इसका फूड पार्टिकल है, यदि यहाँ पे फूड पार्टिकल है, यहाँ फूड पार्टिकल है, तो अमीबा के आंखें तो होती नहीं है, आंखें नहीं होती। तो इस अमीबा को कैसे पता कि फूड पार्टिकल इधर है और ये इधर ही स्यूडोपोडिया बना के जाएगा? मतलब कुछ तो होता होगा, अभी मैं बताऊंगा, लेकिन कुछ तो होता होगा ना। मतलब जहाँ साइड फूड पार्टिकल रहेगा अमीबा उधर ही मूव करता है। मतलब फूड पार्टिकल मतलब वहाँ कोई ना कोई केमिकल्स होते हैं, और ये केमिकल्स की वजह से कीमोटैक्टिक मूवमेंट, जब हम अभी पढ़ेंगे तो कीमोटैक्टिक मूवमेंट की वजह से ये इधर मूव करेगा, ठीक है, वो तो अलग बात है। अब जैसे जैसे यहाँ का पानी सूखने लगा तो अमीबा में जो सेंसेशन देखो, क्योंकि लिविंग सेल है। अब मैंने 11 में पढ़ाया था कि व्हाट इज़ लिविंग, 5 कैरेक्टर इंक्लूडेड होते हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिक, सेलुलर रिप्रेजेंटेशन, कॉन्शियसनेस। कोई भी यदि चीज़ लिविंग है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, यदि वो जिंदा है मतलब उसके अंदर फीलिंग्स हैं,
कॉन्शियसनेस मतलब उसके अंदर फीलिंग्स हैं। ये उसको बंद कर दो, बज रहा है क्या? हाँ बंद तो है। चलो तो अब देखो इसके अंदर ये लिविंग है, मतलब इसके अंदर भी फीलिंग है, ये इसको भी पता चलती है। जैसे पानी सूखने लगेगा ना तो ये क्या करेगा, ये अपनी बॉडी के बाहर एक लेयर बनाएगा जो कि 3 लेयर्ड होगी। हेलो, एक लेयर बनाएगा जो कि 3 लेयर्ड होगी, 1 2 3, ये 3 लेयर हैं लेकिन तीनों मिलके एक हो गई, समझ गए? तो ये ऐसा एक 3 लेयर बना देगा। ये देखो ये 3 ऐसे 3 लेयर बना दिया। इन 3 लेयर को अपन एक साथ, ये अमीबा अलग है ब्लैक वाला, इन तीनों लेयर को हम एक साथ बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलते हैं? सिस्ट, जो कि ट्रिपल लेयर होता है। कैसा होता है? ट्रिपल लेयर होता है। अब सुनो ना, अमीबा मतलब यूनिसेलुलर है, इसके बाहर सिस्ट बन गया, सिस्ट बन गया। अब जैसे इसके बाहर सिस्ट बनता है ना तो यहाँ पे इसकी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट थी, जो ये एनर्जी कंज्यूम करता था, वो 0 हो जाती है। इसका BMR 0 हो जाता है, मतलब कि ना तो ये रेस्पिरेशन करेगा ना एक्सक्रेशन, मतलब कि हाइबरनेशन, मतलब समझ रहे हो ना। जब तक इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगा तब तक ये ऐसी पड़ा रहेगा। और ये कैपेसिटी सिर्फ यूनिसेलुलर में होती है। क्लियर? ये हो गया देखो अमीबा। एक और एग्जांपल यदि आप लोगों को याद होगा तो मैंने बताया था कि जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया है इसको भी लगभग यूनिसेलुलर मान के चलो। वैसे तो एसेलुलर प्रोटिस्टा में आता है, फिर भी लगभग यूनिसेलुलर मान के चलो। तो जो बैक्टीरिया होता है ना, तो अनफेवरेबल कंडीशन जब आती है तो बैक्टीरिया अपने बाहर क्या बना लेता है? याद आया? वहाँ भी मैंने बताया था। ये काहे का बना होता है कैप्सूल? कैल्शियम डाइपिकोलिनेट, है ना। तो ये बैक्टीरिया बना लिया। तो मतलब जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो क्या करते हैं, कोई ना कोई लेयर अपने बाहर कवरिंग कर लेते हैं और हाइबरनेशन में चले जाते हैं, उनका BMR रेट 0 हो जाता है। समझ में आया? ये तो हो गया नेचुरल डेथ नहीं हो रही, लेकिन डेथ कैसे पॉसिबल है? अब ये देखो, क्या डेथ कैसे पॉसिबल है? तो अब ये देखिएगा, अब कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, यदि हम बात करें बैक्टीरिया की, देखना सुनना मेरी बात। यदि किसी को मान लो पेचिस बोलते हैं, डिसेंट्री, है ना, जो स्टूल के साथ मतलब ब्लड बाहर आता है, उसको वैसे तो डिसेंट्री बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में पेचिस बोलते हैं। मतलब तो क्या ये बताओ, यदि किसी को पेचिस हो जाती है तो मेडिसिन खाने से ठीक नहीं होती? यदि किसी को बैक्टीरिया से रिलेटेड बीमारी हो गई, कोई भी बीमारी, टीबी या कुछ भी बैक्टीरिया से रिलेटेड बीमारी हो गई, तो क्या ठीक नहीं होती? इसका मतलब क्या है? मरता है। अपन इसको मारे, इसको भी मारे, किस तरह से मारे, कैसे मारे, वो हम डिजीज़ में कहीं और पढ़ेंगे, लेकिन मरता तो है ना, मतलब इसकी डेथ पॉसिबल है। आर्टिफिशियल तरीके से डेथ पॉसिबल है, बट नेचुरली डेथ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब नेचुरली डेथ पॉसिबल यदि होगी तो नेचुरली इनके पास एक और कैपेसिटी होती है अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट होने की। समझ में आ गया? इस वजह से इनकी नेचुरल डेथ पॉसिबल नहीं है। अब एक क्वेश्चन, जैसे मान लो कि अपन दूध है, दूध में बैक्टीरिया अटैक कर रहा है, लैक्टोबैसिलस लैक्टाई। दूध जो होता है दही में किस वजह से कन्वर्ट होता है? मतलब यदि दूध में लैक्टोबैसिलस लैक्टाई बैक्टीरिया है तो दूध दही बन जाता है, मतलब दूध फट जाता है। क्लियर? अब समझना, दूध 2 कंडीशन में सेफ होता है, या तो आप उसको बॉईल कर दो या तो फ्रिज में रख दो, दोनों केस में ख़राब नहीं होता। अब जिससे पूछूंगा वही बताएगा दोनों केस में क्या क्या वेरिएशंस, मतलब क्या क्या चेंजिंग आती है, क्यों ख़राब नहीं होता। पहली बात सुनो, यदि बैक्टीरिया एक्टिव है, यदि बैक्टीरिया एक्टिव है तो दूध खराब होगा। अब मैं आगे कुछ नहीं बोल रहा, आप बताओगे आंसर? बताओगी तुम? दूध फटा है ना कभी? घर में सुई धागा है? मम्मी को दे दिया करो, क्या करेंगे खाली बैठे हैं? हाँ, कोई कोई सिल देता है भाई। हाँ, मतलब गरम करते हैं तो बैक्टीरिया की हाई टेम्परेचर में
रुक जाओ, तुम बोलो। सर फॉर एग्जाम्पल हाँ। मतलब लेकिन जब फ्रिज में रखते हैं तो ये बर्फ नहीं दे पाते। बर्थ ले नहीं पाता, रीजन बोल तो सही रहे हो, लेकिन रीजन एक ही मान लो, चलो 400 वो हैं लैक्टोबैसिलस लैक्टाई, बर्थ ना लेंगे तो भी अपना काम निपटा ही देंगे वो। अब बताओ, मतलब निपटा, मतलब इतने हैं कि वो बर्थ नहीं लेंगे तो भी निपटा देंगे। अब बोलो बर्फ नहीं कर पाएंगे, फंक्शन नहीं परफॉर्म करेंगे। और कोई जिसको एकदम एक्यूरेट आंसर बताओ, एकदम फिक्स। हाँ बोलो। लो टेम्परेचर में वो इनएक्टिव हो जाते हैं, इस वजह से वर्क नहीं करते और हाई टेम्परेचर में मर जाते हैं। पर हाँ एक क्वेश्चन, हाँ, पर वो जो चैप्टर लास्ट आपने पढ़ाया था उसमें तो बोलता है कि हाई टेम्परेचर में कुछ बैक्टीरिया थर्मोएसिडोफिल्स वाले, हाँ मेथाइनोकोकस, कुछ बैक्टीरिया है ना, वो मेथाइनोकोकस ये इधर गैस बनाता है, दूध को दही में नहीं कन्वर्ट करता। ठीक है, समझ गए? तो सुनना मेरी बात, इसका आंसर सुनना। यदि अपन दूध को जब बॉईल कर देते हैं तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, इस वजह से वो ख़राब नहीं होता, दूध खराब नहीं होता। और यदि हम फ्रिज में रख देते हैं तो बैक्टीरिया इनएक्टिव हो जाता है, तो अपनी प्रोसेस काम नहीं कर पाता। ये रीज़न है, इसको याद रखना, कॉपी में लिख लो, दिमाग में याद रखना सब लोग। और साहब समझ में आया क्या बोला, क्या बोला हैं बेटा? किसके ख्यालों में डूबे हो? किसका मैसेज आ रहा है? हेडिंग डाल दीजिए रिप्रोडक्शन, हेडिंग डाल दीजिए रिप्रोडक्शन। अपन पहले 1 से 4 तक पढ़ेंगे कंटिन्यू पूरा रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन, और फिर हाँ 4 चैप्टर तक 12th का लगातार, और फिर जैसे ये ख़त्म होगा ना तो प्लांट वाला भी पढ़ लेंगे साथ में, मज़ा आ जाएगा। हाँ, सारे पूरा रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सारा यहीं ख़त्म कर लेंगे। लिखो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिखो, इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाई विच is the biological process by which new individual organism offspring are produced, offspring are produced in the biological process by which new offspring organism, offspring new individual organism, offspring are produced is called reproduction। मतलब ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। अब बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब कि दिमाग में बना के रखो सेल डिवीज़न। बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब याद रखना सेल डिवीज़न, और सेल डिवीज़न मेनली 3 टाइप्स का होगा। कौन कौन सा? साइड में लिख दो, सेल डिवीज़न साइड में कहीं लिख दो, अपन बाद में देखेंगे किस में कौन सा होगा। मेनली 3 टाइप का होगा। पहला एमाइटोसिस, दूसरा माइटोसिस, तीसरा मियोसिस। मेनली सेल डिवीज़न 3 टाइप का होगा। ठीक है मनीष, समझ में आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन? नहीं समझ में आया? खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ तुम तो अब जल्दी फटाफट, बिना टाइम वेस्ट करे। हाँ लिख के तुम खड़े हो जाओ। जल्दी खड़े हो जाओ, फटाफट खड़े हो जाओ। ये लिखा याद करो, जब याद हो जाए तो बैठ जाना। बोलो बोलो। समझ गए? अब देखो, अब इसके 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।